नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन स्टे क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे, पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने पाल वंश के शासकों के बारे में जाना था और उनसे महत्वपूर्ण उनके बिंदुओं के बारे में, साक्ष्यों के बारे में जाना था, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम बचे हुए पाल वंश के बारे में जानेंगे और उसके बाद में जानेंगे सेन वंश के बारे में। ये जो वंश हैं, ये बंगाल में ही शासन करने वाले वंश हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी भारत में पूर्व मध्य काल के दौरान कौन कौन से राजवंश हुए थे, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे उत्तरी भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश और पूर्वी भारत के राजवंश, ठीक है। यानी कि पूर्व मध्य काल में उत्तरी भारत में कौन कौन से राजवंश हुए थे, दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश हुए थे और पूर्वी भारत में कौन कौन से राजवंश हुए थे, उनके बारे में हम इसी प्रकार से क्रमवाइज जानेंगे। हमने इससे पहले काफी वीडियो बनाई हैं जो कि दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित हैं। आप उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए अब जो हम जान रहे हैं वो पूर्व मध्यकालीन पूर्वी भारत में उदित राजवंशों के बारे में जान रहे हैं कि भाई पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य थे और उनमें कौन कौन से राजवंश उदित हुए थे और शासन किया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने पाल वंश से संबंधित जाना और इस वीडियो में जो थोड़ा सा पाल वंश से संबंधित रह गया था वो इस वीडियो के माध्यम से हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाल वंश। पाल वंश के जो शासक थे विग्रहपाल थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और 54 ईस्वी में, यानी 850 में राजा बनते हैं और 854 ईस्वी तक केवल शासन करते हैं। ये अपने पुत्र के, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है पाल वंश से संबंधित। ये इनका जो पुत्र था वो था नारायण पाल। ये नारायण पाल को सिंहासन सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी ये अपने पुत्र को राजा बना देते हैं और उसी के लिए ये राजपाट का त्याग कर देते हैं और सिंहासन को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं। अब सिंहासन पर किसका अधिकार हो गया? नारायण पाल का। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने शिव के 1000 मंदिरों का निर्माण कराया था। विग्रहपाल जी थे, इन्होंने 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दक्षिण में, अब देखो, उस समय जब पाल वंश का शासन था तो उस क्या है, दक्षिण में सूर नामक जाति, एक तो देखो दक्षिण में सूर नामक जाति जो कि एक स्थानीय जाति थी, और पूर्वी बंगाल में चंद्र शासक स्वतंत्र हो गए थे। यानी विग्रहपाल के समय में जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र के लिए सिंहासन को त्याग दिया और सन्यासी बने, तो उसी समय क्या है कि सूर नामक स्थानीय जाति और पूर्वी बंगाल में चंद्रवंश के संबंधित जो शासक थे वो स्वतंत्र हो गए, जो कि पालों के अधीन थे। इसके बाद में जो शासन करते हैं वो है महिपाल प्रथम बंगाल पर शासन करते हैं। और राजेंद्र, जो कि चोल राजा राजेंद्र चोल, जब गंगा घाटी का अभियान करते हैं, यानी गंगा घाटी की तरफ अपना रुख करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकलते हैं, तो ये जो राजेंद्र हैं, ये पाल शासक महिपाल प्रथम और महिपाल द्वितीय को युद्ध में हरा देते हैं। यानी अब उनका जो अपने राज्य विस्तार का जो केंद्र बना था कि चलो भाई अब हम पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेंगे और जो भी राज्य होगा उसे
जीतेंगे। तो पूर्वी भारत में कौन थे? पाल राजा, और पाल राजाओं में भी शासक कौन थे? महिपाल प्रथम और महिपाल द्वितीय। राजेंद्र चोल इन दोनों को ही हरा देते हैं। इन्हीं के समय में चासी केवर्त, क्या? चासी केवर्त, जिसको क्या कहते हैं? महिष्य। इनके समय में चासी केवर्त महिष्य जाति का जो एक नेता था, इन्हीं के समय जो महिपाल और ये हैं, इनको तो हरा देते हैं, लेकिन इनके समय में एक जो जाति थी जिसका नाम था चासी केवर्त, जो कि महिष्य जाति थी, इनका नेता था दिव्यलोक। दिव्यलोक के नेतृत्व में बंगाल में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। दिव्यलोक के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं और महिपाल द्वितीय की हत्या कर देते हैं। महिपाल द्वितीय की ये हत्या कर देते हैं। इनका छोटा भाई कौन था? महिपाल द्वितीय का छोटा भाई था रामपाल। अब इसने क्या करा कि राष्ट्रकूटों की मदद से, राष्ट्रकूटों जो कि दक्षिण भारत के राज्य थे, उनकी सहायता से, राष्ट्रकूटों की मदद से इन्होंने सेना तैयार की, और दिव्यलोक जिसने विद्रोह करके महिपाल द्वितीय की हत्या की थी, उसके भतीजे, दिव्यलोक के भतीजा कौन था? भीम। भीम को मारकर, भाई यहां पे तो महिपाल की हत्या करी थी दिव्यलोक ने, लेकिन अब उनका जो छोटा भाई था ना रामपाल, उसने भी इस चीज का बदला लिया। दिव्यलोक के भतीजे भीम को मारकर उन्होंने पैतृक संपत्ति को पुनः प्राप्त किया। यानी जो पाल शासक हाथ से निकल गए था, पाल राज्य, उसको, जो उनकी संपत्ति, जो उनका क्षेत्र निकल गया, तो उसे इन्होंने दोबारा से पुनः प्राप्त किया। किसने? रामपाल ने। 11वीं सदी के लेखक थे, क्योंकि ये तो 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, लेकिन पाल वंश की, लेकिन इसमें संध्याकर नंदी, जो कि 11वीं सदी के एक विद्वान है, इन्होंने रामचरित लिखी थी। इसी के ऊपर, रामपाल के ऊपर इन्होंने रामचरित लिखी थी, जिसमें रामपाल की घटनाएं और प्रशंसाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। अब देखो, ये जो रामचरित्र है संध्याकर नंदी जी के द्वारा, ये जो है श्लोक काव्य है। क्या है? श्लोक काव्य है ये संध्याकर नंदी जी का। अब इसकी विशेषता क्या है भाई? इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, तो जरा यहां पर मेरे प्यारे साथियों गौर करना, इसकी विशेषता क्या है कि इस इनके लिखे हुए ग्रंथ को, काव्य को, बाएं से अगर दाएं की तरफ पढ़ने पर रामपाल की कहानी है, रामपाल के जीवन से, चरित्र से संबंधित कहानी है रामपाल से, यानी बाएं से दाएं, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ पढ़ेंगे तो रामपाल की कहानी मिलती है, और दाएं से बाएं हाथ की तरफ पढ़ने पर इसमें राम की कहानी मिलती है। देखो कितने पहुंचे हुए विद्वान थे संध्याकर नंदी जी, जिन्होंने एक ही कहानी को इस प्रकार से लिखा कि बाएं से दाएं की तरफ पढ़ो तो रामपाल की कहानी, और दाएं से बाएं की तरफ पढ़ो तो भगवान राम की कहानी इनमें मिलती है। संध्याकर नंदी को क्या कहते हैं? करिकाल वाल्मीकि के नाम से भी पुकारा जाता है। करिकाल वाल्मीकि के नाम से भी पुकारा जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे तो मैं उदाहरण के आधार पर कुछ क्वेश्चन यहां से बना सकता हूं, और इसी तरह से पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे कि करिकाल वाल्मीकि किसको कहा जाता है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 कि संध्याकर नंदी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम। इन्हीं के आधार पर देखो, मैं 2 से 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। तीसरा कि पाल शासक, पाल वंश से संबंधित संध्याकर नंदी किस शासन के दौरान थे, या संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई कौन सा काव्य है, या फिर
संध्याकर नंदी किसके दरबारी कवि थे। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये घटनाएं थी पाल वंश से संबंधित, जो कि बंगाल में शासन करते थे। इनके बाद में शासन जो करते हैं बंगाल में, वो करते हैं बंगाल के सैन वंश। पाल वंश के बाद सैन वंश। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा अब हम सैन वंश से संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से उन्हें हल कर भी दिखाएंगे। अभी हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी लेते हैं। इसमें क्या है, सैन वंश, जो सैन वंश थे ये भी बंगाल पर शासन करने वाला वंश था। कहां पर था ये, कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित। सैन वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, नंबर 1 कि वो कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित था। और क्या चीज करते थे ये राजकीय सेवा में इन्होंने प्रवेश किया था। और इसका क्या था भाई, सैन वंश उदित होने से पहले मैंने आपको हर वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देने की कोशिश की है कि सबसे पहले ये जो होते हैं सामंत होते हैं, कोई सेनापति, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, इस तरीके से जो होते हैं, यही राजा के सामने या तो उनकी हत्या कर देते हैं या किसी प्रकार से विद्रोह करते हैं या दूसरे से मिलकर षड्यंत्र करते हैं और अपना नया राजवंश फिर उदित हो जाता है। तो क्या है, इन्होंने राजकीय सेवा में प्रवेश किया और इनका जो संस्थापक था, सैन वंश का जो संस्थापक था वो समंत सेन था। और इसके प्रमुख शासकों के बारे में अब हम जान लेते हैं। इनका जो प्रमुख शासक था वो था विजय सेन। विजय सेन 1095 ईस्वी में राजा बनता है और 1158 ईस्वी तक वो शासन करता है। धोई एक कवि हैं, विद्वान हैं, इनके द्वारा रचित। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, परिस्थितियों और विद्वानों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको आने वाली वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे क्वेश्चनों के बारे में कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आप इन्हें विस्तार से समझिए और फिर इन्हीं वंशों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको उन क्वेश्चनों के बारे में भी बताऊंगा जो कि इन वंशों से जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। धोई जो कि एक कवि हैं, विद्वान हैं, इनके द्वारा ना देवपाड़ा प्रस्ती, धोई जी के द्वारा रचित है देवपाड़ा प्रस्ती। उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसमें मिलती है कि विजय सेन का योगदान था। देवपाड़ा प्रस्ती इस चीज को इतिहास में साबित करती है कि सैन वंश के विस्तार में योगदान में विजय सेन का योगदान था, जो कि धोई विद्वान देवपाड़ा प्रस्ती के आधार पर, यानी उसमें ये संकलित है प्रस्ती में। ठीक है। और इन्होंने क्या था, विजय सेन ने विक्रमपुर नगर बसाया था। विजय सेन जी के द्वारा विक्रमपुर नगर बसाया गया था और इन्होंने कनकतुला पुरुष महायज्ञ करवाया और शिव के मंदिर बनवाए। ये जो जानकारी है ये विजय सेन जी से संबंधित है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, बातें हैं। इन्हीं से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। इनका जो पुत्र था वो बल्लाल सेन था। इनका पुत्र बल्लाल सेन था जो कि 1158 ईस्वी में राजा बनता है और 1178 ईस्वी तक शासक बना रहता है, शासन करता है। इसे जो श्रेय प्राप्त होता है वो ये, इन्हें अपने शासन के दौरान कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने अपने शासन के दौरान कुलीन प्रथा के
संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। और ये राजा के साथ साथ बहुत अच्छे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। इन्होंने दान सागर की रचना की थी, दान सागर की रचना की थी और अद्भुत सागर की रचना की थी। लेकिन ये जो अद्भुत सागर है ये पूर्ण नहीं हो पाया था, ये पूरा नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया था, लेकिन दान सागर पूरा हो गया था। ये इनसे संबंधित है, ठीक है। इनके जो दरबारी कवि थे वो थे अनुरुद्र, इनके दरबारी कवि अनुरुद्ध थे, जिन्होंने भरलाल चरित्र की रचना की। इन्होंने भरलाल चरित्र की रचना की। इनका जो पुत्र था, भरलाल जी का पुत्र कौन था? लक्ष्मण सेन। भरलाल जी का पुत्र लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन क्या था? 1178 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और 1205 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने गढ़वाल नरेश, लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल नरेश जयचंद को हराया था, यानी युद्ध में इन्होंने जयचंद को, सेन वंश से राजा हैं, सेन वंश के राजा हैं, और जयचंद को जो कि गढ़वाल नरेश थे उनको ये हराते हैं। और 1202 ईस्वी में इनकी राजधानी क्या थी? नदिया। लक्ष्मण सेन जी की राजधानी 1202 ईस्वी में नदिया थी, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? नदिया थी। लेकिन 1202 ईस्वी में लक्ष्मण सेन जी के ऊपर आक्रमण करते हैं बख्तियार खिलजी, तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन पर 1202 ईस्वी में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बंगाल पर 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो कि तुर्क आक्रमणकारी हैं, वो इनकी राजधानी नदिया पर आक्रमण करते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो इस बख्तियार खिलजी का लक्ष्मण सेन सामना नहीं कर पाते और ये वहां से भाग जाते हैं। जब ये वहां से भाग जाते हैं तो ये उत्तर में सोनार गांव पहुंचते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। सोनार गांव में शरण ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि नदियों के जाल कुछ ज्यादा होने के कारण, वहां पर नदियां ज्यादा होने के कारण खिलजी इनका पीछा वहां पर नहीं कर पाता। और क्या करता है खिलजी जो है इनके, ये यहां से सोनार गांव भाग जाते हैं दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण की तरफ भाग जाते हैं सोनार गांव, ठीक है ना। और वहां से क्या है, खिलजी इनका पीछा नहीं करता, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि खिलजी जो है उत्तरी बंगाल के लखनौती को राजधानी बनाता है। कौन? खिलजी। अब जी यहां पर बख्तियार खिलजी का राज हो जाता है लखनौती, यानी बंगाल को वो लखनौती में जो जगह है उसको अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन और उसके उत्तराधिकारी, लक्ष्मण सेन और उसके वंशज, लक्ष्मण सेन और वंशज क्या करते हैं, ये सोनार गांव से ही शासन करने लगते हैं, ठीक है। इसने क्या है, अद्भुत सागर, क्या? अद्भुत सागर। देखो अद्भुत सागर जो लिखी थी वो भरलाल सेन जी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। अब उनके जो थे लक्ष्मण सेन ने इस अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने इस अद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किया। और इनकी जो कविताएं हैं लक्ष्मण सेन की, वो सदुक्ति कर्णामृत, क्या? सदुक्ति कर्णामृत में मिलती हैं। लक्ष्मण सेन कवि भी थे, विद्वान भी थे, इसलिए उनकी कुछ कविताएं हमें कहां से मिलती हैं? सदुक्ति कर्णामृत से मिलती हैं। इनके दरबारी कवि श्रीधर थे। और ये जो कविताएं किसकी? कविताएं हैं लक्ष्मण सेन की, लेकिन किसमें मिलती हैं? सदुक्ति कर्णामृत में मिलती हैं। अब ये सदुक्ति कर्णामृत किनके द्वारा लिखा गया है, उनके बारे में है कि देखो, उमापति धर राव
पतिधर राव, इनके लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि श्रीधर। लेकिन ये कविता, ये जो कविता लिखी थी किसने, ये लिखी थी उमापतिधर राव ने सदुक्ति कृणामृत की रचना की। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है कि किसने की थी, उमापतिधर राव ने इन कविताओं की रचना की थी। अब सेन वंश से संबंधित अन्य विद्वानों के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। और पवनदूत के रचयिता कौन थे, पवनदूत के लेखक थे धोई। ठीक है, और ब्राह्मण सर्व के रचयिता कौन थे, हलायुद्ध। और हलायुद्ध के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि हलायुद्ध जो थे वो इनके प्रधान न्यायाधीश, लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान जो कि ये जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिनको इतिहास में मिन्हाजुस सिराज के नाम से जाना भी जाता है, ठीक है ना, जो इनका दूसरा नाम भी है भाई, कहीं पे तो इनका नाम मिन्हाजुद्दीन सिराज, कहीं पे मिराजुद्दीन सिराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये कहते हैं लक्ष्मण सेन के बारे में, क्या कहते हैं कि बंगाल में लक्ष्मण सेन को राय लक्ष्मीनिया के नाम से जाना जाता है। यानी जो लक्ष्मण सेन थे वो राय लक्ष्मीनिया के नाम से प्रसिद्ध थे। ये मिन्हाजुद्दीन सिराज इस बात की पुष्टि करते हैं, यानी बंगाल में सबसे बड़ा राजा ये बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पाल वंश से संबंधित और बंगाल में सेन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।